नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में। इसके साथ हम जो ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ हैं, जो काफ़ी द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों में ही नहीं थी, तो उसको भी हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी न्यूज़ है वह ऑल इंडिया रेडियो से है, जिसमें कहा गया भारत और ईरान ने व्यापार के क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चाबहार बंदरगाह की प्रमुखता पर की दिशा में के निरंतर सहयोग पर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि जो चाबहार बंदरगाह है भी उसका जो सहयोग है, उन्होंने कहा था। उनके जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद मोकबर के साथ बैठक के दौरान बंदरगाह और नौवहन और जल मार्ग मंत्री संवर्धन सानेवाल ने भी वार्ता की थी, और उन्होंने भी कहा भी द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दोहराया और चाबहार बंदरगाह की मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में तीव्र गति और किफ़ायती व्यापार मार्ग के कार्य करने की क्षमता पर बल दिया। उन्होंने कहा भी जो चाबहार बंदरगाह है उससे जो हमारा जो व्यापार है वह भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक कौन एक कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये हमारा कौन सा है? ईरान। ठीक है, ये रहा हमारा, जैसे ये हमारा ईरान के इस साइड है हमारा कैस्पियन सागर, और इस साइड और कौन सी हमारी फारस की खाड़ी। बाकी जो भी हमारे कुवैत हैं, जो यूएई है वो यहाँ पर है, और जो अजरबैजान है वह तो हमारा सिर्फ हमारी कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह थी लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला जी हैं, वह हमारे जो राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है उसमें जो भाग लेने के लिए वह नीदरलैंड गए थे, और वह अपनी यात्रा की कनाडा की यात्रा के बाद वह कहाँ पर नीदरलैंड पहुंचे थे। ठीक है, तो ये इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, संसदीय मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत है राष्ट्रमंडल में सबसे बड़ा सदस्य देश में से एक है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है, भी राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक देशों की संख्या किसकी है? अफ्रीका महाद्वीप के देशों की है। ठीक है, पूछा गया हमसे सही कथन, तो इसका दूसरा भी कथन क्या है? सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन के अंश हमारे सत्य हैं। ठीक है, क्या देखा है, जो राष्ट्रमंडल है 6 महाद्वीपों में फैले 53 सदस्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, क्योंकि अंतर सरकारी है तभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष इसके अंदर गए हैं। ठीक है, ये ऐसे सदस्य हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, यानी ये ऐसे सदस्य हैं जो ब्रिटेन के उनके ऊपर राज रहा था, जैसे भारत पर था। ठीक है, इन्होंने अपनी सभी देशों ने जैसे लोकतांत्रिक, लैंगिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस सदस्य में अफ्रीका के कितने? 29, एशिया के 8, अमेरिका के 3, जो कैरिबियन के 10 और यूरोप के 3 और दक्षिण प्रांत के 11 देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके है? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, भारतीय मंडल का सबसे यानी भारतीय राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, और इसके बजट के स्थान पर देखें तो यह कितना? चौथा सबसे बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह कपड़ा द्वारा जो कपड़ा उद्योग है उससे संबंधित थी। उसमें कहते हैं जो कपड़ा राज्य मंत्री द्वारा एक सिल्क मार्क एक्सपो यानी एक्सोप नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, और इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत रेशम बोर्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, और जिसमें ये 28 अगस्त चलेगा। आज हमारी होगी 23 से कब तक चलेगा? ये चलेगा 28 तारीख तक। ठीक है, क्योंकि अब इसकी न्यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगी, कौन कौन सी हमें इसके अंदर शिल्प मिलेंगे, कौन कौन सी जो चित्रकलाएं हैं या वास्तुकलाएं हैं या जो रेशम उद्योग से संबंधित कोई जानकारी है तो वह हमें अभी देखने को मिलेंगे। फिर जो सुश्री जरदोश ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए यानी कई पहलें की है, जिसमें सिल्क मार्क। ठीक है, ये जो सिल्क मार्क है, सिल्क मार्क के उच्च मानकों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुश्री जरसोर ने कहा है कि इससे घरेलू निर्यात और दोनों बाज़ारों में उपभोक्ता के विश्वास बढ़ेगा। यानी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उपभोक्ता जो माल या निर्यात करने वाला है उसको भी एक विश्वास होता है, और जो आयात करने वाला है उसको भी इस चीज़ पर एक विश्वास होता है ताकि वह उस माल को खरीदे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिल्क मार्क वस्त्र की शुद्ध जो वस्त्र होता है उसकी शुद्धता को प्रदान करने वाला एक चिन्ह है, जिसे केंद्रीय नियंत्रण रेशम बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, वो हमने अभी देखा है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया जो आंध्र प्रदेश जो सहसूत रेशम उत्पादन में भारत के कुल उत्पादन का 50% से अधिक भाग की हिस्सेदारी रखता है। तो ये जो पहला कथन है वह दूसरा कथन है वह क्या है? गलत है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन का आंसर है केवल और केवल एक। ठीक है, क्या कहता है? जो सिल्क मार्क भारत में रेशम वस्त्रों के लिए एक प्रमाण चिन्ह है, और यह वस्त्र की शुद्धता को प्रमाणित देता है, और इसके प्रमाण में
के लिए सिल्क मार्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारत में राज्य नियंत्रण केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 2004 में स्थापित किया गया था। कर्नाटक देश में उत्पादित जितना भी हमारा जो 20,000 मेट्रिक टन सहसूत रेशम में से 9,000 मेट्रिक टन सहसूत का उत्पादन करता है। तो ये लगभग कितना हो गया, ये हो गया हमारा 45%। ठीक है, फिर भी अगर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश तो किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, यानी मतलब आंध्र प्रदेश से इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगला कहता है कर्नाटक में रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से मैसूर जिले में होता है। तो कहाँ पे होता है, मैसूर जिला में, इसलिए इसको मैसूर रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने इसका पैटेंट भी करवाया हुआ है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वह क्या कहते हैं, जो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कहा गया अभी जो हमने 210 करोड़ टीके लगा चुके हैं। ठीक है, ये नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सदस्य हैं उन वी के पॉल ने आकाशवाणी के लिए विषय में बातचीत के लिए यह बात कही थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो हमारा अभी जो 2022 का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमने सीधा वही क्वेश्चन उठा लिया है जो कोविड-19 से संबंधित था। क्या कहता है कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए निर्मित टीकाकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA का उपयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया था। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है। ठीक है, क्योंकि जो कोविशील्ड है यानी जो हमारी जो mRNA मैसेंजर RNA होते हैं वह हमारी आनुवांशिक जानकारी को रखते हैं। ठीक है, तो यह टीका इस पे नहीं था, इसमें एक डेड सेल यानी जो हमारी जो कोरोना था उसका एक डेड सेल बनाया गया था और वह हमारे शरीर में पहुंचाया गया था। ठीक है, एक बताया गया था जो स्पुतनिक जो वैक्सीन का निर्माण वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म के उपयोग से किया गया, तो इसका दूसरा कथन है वह सत्य है। ठीक है, अगला क्या है, जो कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित टीका है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, यानी जो कोविड-19 की जो कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी ये लगभग एक ही जो हमारा तो मैकेनिज्म था उस पर कार्य करते थे। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो पहला कथन तो आंसर हो गया हमारा इसका बी। ठीक है, क्या देता है, कोविशील्ड एक सामान्य कोल्ड वायरस व जिसको बोलते हैं एनिडो वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित है जिसे चिंपैंजी में पाया जाता है। ठीक है, इस वायरस में वेक्टर में वायरस की बाहरी सतह के पर मौजूद सार्स कोविड-2 सार्क प्रोटीन की आनुवांशिक सामग्री होती है जो कि मानव की कोशिकाओं को बाधित करने में मदद करती है। यानी जो कोविड वैक्सीन होती है वह इससे बनाई गई है। माना जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन को एक खतरे के रूप में पहचानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का काम है करती है। ठीक है, कोवैक्सीन क्या कहती है, जो कोवैक्सीन थी यह भारत का एकमात्र स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है और यह एक निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय टीका का मतलब ये किस प्रकार का टीका है जिसके अंदर जो कोविड वैक्सीन के जो कोरोना के जो संक्रामक थे उनको यानी मृत अवस्था के अंदर शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, मगर उसके अंदर यानी इतनी शक्ति होती है अभी वह शरीर को नुकसान न पहुंचाए, मगर हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये बता दे किस प्रकार का ये वायरस है उसको ये नुकसान यानी शरीर में पहुंचाए ताकि वह उसकी एंटीबॉडीज बना पाए। जो रोग का कारण बनने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी मारकर उससे विकसित किया गया है। ठीक है, यह रोगजनक को दोहराने की क्षमता को नष्ट करता है। ठीक है, ये जो अपने जो क्लोन बनाते हैं जो हमारे जो कोरोना वायरस के जो वायरस होते हैं उनको दोहराने को नष्ट करता है, यानी वह क्लोन नहीं बना सकते, लेकिन इससे बरकरार रहता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली अभी तक यह पहचान कर सके कि प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे उत्पन्न होती है। हमने देख लिया, यह सिर्फ स्पाइस प्रोटीन से अधिक लक्षित करने की उम्मीद होता है। इसका उद्देश्य जो हमारा जो न्यूक्लियोक्लेटिड प्रोटीन होता है यानी वायरस को खोल जाने की उसकी आनुवांशिक सामग्री को घेरता है और इससे प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है। यानी ठीक है, यानी ये वैसे कोई दवाई नहीं है, हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह ही एक इसको पहचान कर अपना एंटीबॉडीज तैयार करता है। ठीक है, और जो स्पुतनिक थी यह रूस के गैलेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित एक कोविड-19 के लिए एक एंड्रोवायरस वेक्टर वैक्सीन है और यह कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला पंजीकृत संयोजन वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, जो अभी हमने जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ थे उसके बारे में न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो समिति बनाई गई थी COA की, ठीक है, तो उसको रद्द करने की बात कही थी क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वो फीफा की जो समिति थी उसने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई आपको भी इसको भी नष्ट करना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपको इसकी जो सूची मतदान सूची के अंदर आपको प्रदेश के संघों को 36 रखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जबकि COA थे यह 50% का योगदान की बात कर रहे थे।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एशिया यानी फुटबॉल महापरिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। दूसरा क्या कहता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ घरेलू स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करने व नियंत्रण करने हेतु उत्तरदायी संस्था है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन सही है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके दोनों कथन सही है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, क्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है वह भारत और एशियाटिक फुटबॉल खेल का एक प्रबंधक है और यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन भी करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं व टीमों के अलावा भारत की प्रमुख घरेलू क्लब टीमों प्रतियोगिताओं आई लीग को भी, जो लीग होती हैं उनको अभी नियंत्रित करता है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी हमारी, ये कब हुई थी, लगभग 1937 में हुई थी। 1947 जो हमारी स्वतंत्रता के बाद 1948 में से फीफा के में संबद्धता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब वर्तमान में इसका जो है वह कहाँ पे है, द्वारिका नई दिल्ली के अंदर इसका कार्यालय है और 1954 में 1954 से एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों का भी एक हिस्सा है। ठीक है, दूसरा अभी ईडी के संबंधित अपने निर्णय की समीक्षा पर मांगी कई विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया जैसे काफ़ी दिनों से जो विपक्षी दल थे उन्होंने कहा भी ईडी की जो मामला एक्ट है हमारा, उसके अंदर जो उनको शक्ति दी गई है किसी भी संपत्ति को जब्त करने की जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उस पर विचार करने की बात कही गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आपराधिक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। दूसरा कथन है इस कानून के तहत 5 लाख तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है क्योंकि जो 2012 का जो हमारा धन संशोधन विधेयक हुआ था उसके अंदर इसकी सीमा को घटा दिया गया, मगर 2002 में इस सीमा को 5 लाख ही था, फिर उसको बढ़ा दिया गया। तो जो अंतिम 5 लाख थी उसको घटाकर अब कितना भी कर दिया गया भी आप कितना भी ऊपर तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा, केवल सी। ठीक है, धन संशोधन जो अधिनियम 2002 है यह अधिनियम आपराधिक कानून है, यानी एक आपराधिक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों से प्राप्त मिलने वाली संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का भी मूलक है। इस अधिनियम के प्रावधान के सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों जैसे आरबीआई, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर भी लागू होता है। ठीक है, जो मामला एक्ट था जो हमने 2012 का था संशोधन किया गया था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, जो रिपोर्टिंग जो इकाई की अवधारणा को जोड़ा गया जिसमें एक बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान, मध्यस्थता को इत्यादि को भी शामिल किया गया था, जिसके अंदर बैंकिंग कंपनियां पहले हमारे 2002 के अंदर शामिल नहीं थी। और इसके साथ 2002 में जो 5 लाख तक के जुर्माना था उसको भी हटाकर उसकी सीमा को, ऊपरी सीमा को हटा दिया गया। अब आप पर कितना भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अस्थायी या करोड़ी जब्ती का भी प्रावधान था। इसमें कहा गया था भी मान लीजिए आपकी जो संपत्ति है उसको अस्थायी तौर पर भी जब्त किया जा सकता है और स्थायी तौर पर भी जब्त किया जा सकता है। अस्थायी तौर पर यानी जब आप पर मुकदमा खारिज हो जाता है तो आपको आपकी संपत्ति लौटा दी जाएगी। ठीक है, अगला कहता है 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होगा विक्रांत। ठीक है, तो जो विक्रांत है इसके बारे में क्वेश्चन है, तो देखते हैं विक्रांत के बारे में क्या क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में समाचारों में रहने वाला विक्रांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रांत भारतीय नौसेना में प्रदान किया जाने वाला एक युद्धपोत है। तो अभी हमने देखा है, तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा क्या कहता है, वर्तमान में INS विक्रांत भारत के पास केवल एक ही विमान पोत है। ये दूसरा कथन भी सही है। अगर वर्तमान में देखें जो INS विक्रांत है जो हमें रूस के द्वारा मिला है वह भारत के पास अकेला एक युद्धपोत है। ठीक है, जिसको विमान वाहक भी कहते हैं, ताकि समुद्र के अंदर जो हमारे जो वाहक है उनको खड़ा किया जा सके, वहाँ से कभी युद्ध जैसी परिस्थितियों में वहाँ उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा हमारा सी, दोनों ही कथन सही है। विक्रांत इसमें क्या है भी 30 विमानों का एक वायु घटक है, यानी इसके अंदर 30 विमान खड़ सकते हैं। इसमें 29 के लड़ाकू जेट, मार्क जो मकाओ 31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर व जल्द ही शामिल किए जाने वाले MH-60R बहुसंख्यक हेलीकॉप्टर के अलावा स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। और इसकी 30 समुद्री मील यानी 30 लगभग कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी इसकी उम्मीद है, यानी इतनी उम्मीद है भी इतनी, ये 30 किलोमीटर प्रति 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी रफ्तार होगी। और यह 4 टरबाइन के द्वारा संचालित होगा और इसकी जो सहन शक्ति है वह कितनी होगी 18 समुद्री मील के हिसाब से, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी यह 7500 समुद्री मील की गति तय कर सकता है।
ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी, जो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो हमारे जो विदेश मंत्री थे वे गए हुए थे, जिसको कासाडीला इंडो पैसिफिक में के दौरान, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा को उद्घाटन यानी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसी समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन में अग्रसर थे। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी स्थापना तो हमारी कब हुई थी, 1885 के अंदर। ठीक है। और जबकि जो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, हमारे लगभग 1889 के आसपास। ठीक है। तो इसके अंदर 4 साल का गैप था, तो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कहता है महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया गया था। तो दूसरा कथन इसका सत्य है। ठीक है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा, केवल और केवल बी। ठीक है। क्या दे रखा है भी, महात्मा गांधी द्वारा को दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे, सॉरी 1893 में गए थे, ना कि 1899 के अंदर, 89 के अंदर। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 1894 में एक अहिंसक विद्रोह किया था। ठीक है। और उन्होंने 1899 में एक जो दोआबर का युद्ध हुआ था के प्रकोप के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया था, ताकि जो ब्रिटिश को मानवीय समझ सके और लेकिन जो मानवता समझ सके, और लेकिन उससे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जातीय भेदभाव और अत्याचार उसी प्रकार रहता था। उन्होंने टोल्स कोल फार्म की भी स्थापना की थी। कहाँ के लिए, यानी उन्होंने कहाँ पर की थी, ये की थी डरबन के अंदर। ठीक है। इन टोल फार्म की स्थापना की थी, जिससे सत्याग्रहियों का स्थान भी कहा जाता था। और महात्मा गांधी का जो पहला अहिंसक सत्याग्रह अभियान सितंबर 1906 के अंदर स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह कर्नाटक में जो गणेश मंडपों में लगे किसके, हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे और सावरकर के जो पोस्टर। ठीक है। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए हमारे जो गणेश चतुर्थी का आयोजन किया था लोगों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन का भी, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो ये हमारे किसके द्वारा की गई थी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है। तो कौन सा, अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी, यह 1904 में विनोद दावर सावरकर द्वारा व उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था, जो प्रारंभ में नासिक में मित्र मेले के रूप में स्थापित हुआ और समाज में कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत और लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखा से जुड़ा हुआ था। ठीक है। अगली खबर है हमारी, जो ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, जिसके अंदर जो हमारा जो आर्टिकल क्षेत्र है उसके अंदर जो बर्फ़ है वह पिघल रही है। उसके का कारण बताइए कि किस किस कारणों से यह फैल रही है, यानी जितनी तेज़ी से ये, यानी 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। ठीक है। कारण बताया गया ग्रीन हाउस गैसेज को। इसमें कहा गया है भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वह पहले जितना भी जो, जैसे ग्रीन हाउस की जो बर्फ़ होती है, ठीक है, जो बर्फ़ के कारण क्या होता है, सॉरी एक मिनट, क्या कहते हैं, जो हमारी बर्फ़ थी उस बर्फ़ के कारण, जैसे बर्फ़ क्या होता है भी, सूर्य का जो तापमान है उसका लगभग 80% भाव को अवशोषित कर देती है, मगर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वह क्या कहती है, इन गैसों को यानी अवशोषित, यानी सॉरी वो जो यानी उनको होने के लिए, यानी प्रभावित, दोबारा इनको जो रिफ्लेक्ट होने के लिए रोक देती है, इनको भी रिफ्लेक्शन नहीं होने देती है, जिसके कारण क्या होता है भी हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो तापमान बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है जो बर्फ़ है वह ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। ठीक है। दूसरा एक कारण बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो समुद्री जलधाराएं हैं, ठीक है, वह भी तापमान को बढ़ा रही है। जैसे जो समुद्री जलधारा को काम क्या होता है, जो हमारी भूमध्य रेखाएँ होती है वहाँ का जो तापमान है वह अलग अलग दिशाओं में यानी स्थानांतरित करती है, वहाँ से हवाएं चलती है, हवा के सहारे वह तापमान होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है। मगर जो हमारा जो अटलांटिक क्षेत्र है, जो आर्टिकल क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान पहले ही अगर अधिक होगा और वहाँ से और तापमान आएगा तो वह ज़्यादा गर्म होगी। ठीक है। तो यही बात इसके अंदर कहा गया है भी ग्लोबल वार्मिंग का, जो अर्थिंग का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और जो हमारा मानसून का स्तर है वह भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। यानी उनके अंदर जो इससे हमारे जो स्तर है उसकी जो अनिश्चितता हम अब नहीं रही है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है, इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो आर्कटिक सागर में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण उत्सर्जन प्रभाव में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। तो पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि हमने देखा था जो पहले 80% अभी यानी कितना 4 गुना अधिक ज़्यादा से ग्रीन हाउस गैस है वह पिघल रही है। ठीक है। अगला है समुद्री जलधाराएं
आर्कटिक सागर की बर्फ़ को प्रभावित करती है। तो ये भी हमने देख ली, जो हमारी जो समुद्री धाराएं हैं वह भी कहीं ना कहीं, यानी जो समुद्री धाराएं हैं वह भी हमारे जो आर्कटिक सागर की जो बर्फ़ है उसको भी काफ़ी प्रभावित कर रही है। पूछा गया हमसे सही कथन, दोनों ही कथन सही है, तो आंसर हो गया हमारा सी। एक ये न्यूज़ है, अगली है जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो हमारा काला तेंदुआ देख, जो पर्यटक हैं उनको देखने के लिए काफ़ी लुभा रहा है, ताकि जो पर्यटक है वह काले तेंदुए को देखने के लिए काफ़ी उत्सुकता बरत रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देखा, मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बफर क्षेत्र के अंदर तीन दिनों से, यानी जो जिसको बोलते हैं बगीरा या फिर काला तेंदुआ, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेंगुइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसे 2020 में पहली बार इसको देखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये अभी नहीं देखा, कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या कहता है, जो ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर बोलते हैं इसको, एक दुर्लभ तेंदुआ है और इसे क्या कहते हैं, मेलाकनीस तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैंथर के शरीर पर काले रंग के गुच्छे में बाल होते हैं, यानी गुच्छे से बाल होते हैं। और भारत में ब्लैक पेंगुइन दक्षिण राज्यों यथार्थ कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पेंच हमारा जो नेशनल पार्क है वह कहाँ का, हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के अंदर फैला हुआ है, यानी उनकी सीमा पर है। उनके अंदर से पेंच एक नदी भी जाती है। ठीक है, पाया जाता है। ब्लैक पैंथर को IUCN की किसके अंदर, रेड लिस्ट के सुभेगद यानी वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और जो साइट है उसके अंदर प्रवेश के अंदर एक के अंदर इसको रखा गया, ताकि काफ़ी संकटग्रस्त प्रजाति है। और भारतीय जो हमारा जो वन जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के अंदर उच्च श्रेणी, यानी इसका किसी भी आपके हालत में आप शिकार नहीं कर सकते, किसी प्रकार की इसको हानि नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, अन्यथा आपको कठोर दंड का प्रावधान है। ठीक है, एक था जो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। ये अभी मध्य प्रदेश में दिखाया था, वैसे महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है, तो इसमें इसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसमें उस क्वेश्चन में दोनों ही दे रखे, तो हम इस प्रकार से एक में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहा गया यह एक प्राचीन पेंच नदी के नाम पर रखा गया। तो पेंच नदी की जो पार्क है उसके ठीक बीच से होकर बहती है, और यह उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उतरता है, जिससे रिजर्व का समान पूर्व पश्चिम की भागों में विभाजित करता है। यानी जो ये नदी है वह जो पार्क है उसको 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें एक पूर्व भाग और एक पश्चिम भाग से। ठीक है, दूसरा है जो PRT मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों का एक संयुक्त गौरव, यानी दोनों के राज्यों का एक नेशनल पार्क है। ठीक है, यह भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों के रूप में भी अधिसूचित साइटों में से एक है। जो IBA, जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित विविधता के संरक्षण के लिए IBD के क्षेत्र के नेटवर्क की पहचान व निगरानी हेतु सुरक्षा के लिए करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मेन न्यूज़ थी वो हमने देख ली है, जिसमें जो न्यूज़ दैनिक हिंदू में होती है, दैनिक जागरण में होती है, वह हम दैनिक जागरण वाली न्यूज़ देख ले, क्योंकि ये जो चैनल है ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो साथ में हम इंग्लिश न्यूज़ है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।